सभी विजेताओं को मेरा सलाम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश गौतम। नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूं संविधान के इंपॉर्टेंट तथ्यों की दूसरी वीडियो आपके सामने लेकर। पहली वीडियो में बना चुका हूं, दूसरी वीडियो में आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, ये जो वीडियोज है ना, ये सब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई एवं लेखपाल को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। सब में केवल और केवल इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और इसका मतलब केवल वो क्वेश्चनों की बात करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं, बाकी नो अदर चीज। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, यहाँ से 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन है। ये है 25वां क्वेश्चन। तो 25वां क्वेश्चन मैंने लिया है कि जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं, पहले जब संविधान बना था तो 7 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया था, लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले हम बात करते हैं 6 मौलिक अधिकार कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार, और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, इसको अनुच्छेद 19 से 22 तक रखा गया है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में रखा गया है। और अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में रखा गया है। इस प्रकार हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। प्रारंभ में 7 थे। 7वां जो मौलिक अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। तो फिलहाल मैं इसे मिटा देता हूं। इसे मिटा के आप इसके नोट्स बना लेना, सारे के सारों को लिख लेना 1 2 3 4 करके, 1 2 3 4 करके। और आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है इसका आप एक बार प्लीज लिखकर जरूर बताना। अगर आपको कोई शिकायत है तो वो भी बताना, ताकि हमको फीडबैक मिल सके। सही है, तो आप देखिए, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 7वां मौलिक अधिकार के बारे में कि ये 7वां मौलिक अधिकार क्या था, ये संपत्ति का अधिकार क्या था। तो संपत्ति का जो अधिकार है यहाँ पर कहीं पर रखा गया है। तो एक था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है ये 7वां मौलिक अधिकार था। इसको रखा गया था 2 स्थानों पर, अनुच्छेद 19(च) में और अनुच्छेद 31 में। 2 जगह पर संपत्ति के अधिकार का उल्लेख होता था पहले। अब इसको हटा दिया गया है, अनुच्छेद 19(च) से भी हटा दिया गया है और अनुच्छेद 31 से भी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन सन 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने किया था। उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है और संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है, जो कि पहले मौलिक अधिकार था। और इसको अनुच्छेद 300(a) में रखा गया है। ये सारी चीज पेपरों के मतलब की है। 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। अब ये कानूनी अधिकार है। अब कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। और इसको रख दिया गया है अनुच्छेद 300 क्लॉज ए के अंतर्गत। ये छोटी सी चीज है, इसको यहीं से पेपर बनता है आपका। इसी तरीके के पेपर आते हैं आपके पेपर में, केवल और केवल इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां से आगे की बात हम लोग करते रहेंगे। आगे देखिएगा, यहां से आगे की बात हम करते हैं। वीडियो आप अंत तक देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। और आप इनके नोट्स बना लेना, नोट्स बना के इनको याद करते रहना। देखिए जरा, ये प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, अनुच्छेद 12 क्या है? तो बेटा अनुच्छेद 12 जो है, इसमें दी गई है राज्य की परिभाषा। मौलिक अधिकारों के चैप्टर का सबसे पहला अनुच्छेद है, इसमें दी गई है राज्य की परिभाषा। और इसमें बताया गया राज्य क्या होगा। तो राज्य की परिभाषा में दिया गया है कि राज्य की जो मशीनरी है, जैसे नगर पालिकाएं हैं, संसद है, कानून बनाने वाली बॉडी है, तथा ऐसे प्राधिकारी हैं जो कानूनों को का पालन करवाते हैं, वो विश्वविद्यालय है आदि, ये सब की चीजें राज्य के अंतर्गत आती है। चलिए 12 हो गया है। यहाँ पर देखिए, पहले वैसे दिया गया है मौलिक अधिकार जो है, इन अधिकारों को कहाँ रखा गया है? मौलिक अधिकार जो है इनको रखा गया है संविधान का भाग 3, संविधान का भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक रखा गया है। इनको ये और याद रखना है। तो जो 12वां अनुच्छेद था ये मैंने अभी बता दिया। जैसे जैसे पेपरों के हिसाब से मैंने पॉइंट तैयार किए, जैसे जैसे पॉइंट्स आते रहेंगे मैं आपको कराता रहूंगा। चलिए 12 भी हो गया।
और मौलिक अधिकार भी हुए, जितने भी होते हैं 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 के 6 मैंने बता दिए। अब देखिए उत्प्रेषण अनुच्छेद 32 में दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करेगा। अनुच्छेद 32 देखिए, अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार से क्या मतलब है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको B.R. अम्बेडकर साहब ने, B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा, ये क्वेश्चन बहुत पेपरों में आता है। संविधान की आत्मा कहा था। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में से एक अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कराते हैं। जिनसे रिट का क्या मतलब होता है? रिट ऐसे आदेश होते हैं जिनके माध्यम से उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को जारी कराया जाता है, जिन मौलिक अधिकारों को या तो छीन लिया गया है या कम कर दिया गया है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब रिट कौन कौन सी हैं, मैं देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सारी रिट और उनके अर्थ क्या क्या होंगे, आप एक बार लिख लेना, ठीक है। तो रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, आपको ऐसा समझना है, पहली रिट जो है वो है बंदी। मैं आने वाले क्वेश्चनों में भी बताऊंगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब है शरीर उपस्थित करें, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब है यदि किसी ने किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया है तो कोर्ट कहता है कि तुरंत 24 घंटे के अंदर हमारे सामने उसे पेश किया जाए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश, दूसरा जो है परमादेश। इसमें क्या है, ऊपर वाला न्यायालय नीचे वाले न्यायालय को एक आदेश देता है, ठीक है, और जब दिया जाता है जब नीचे की संस्था अपना काम ठीक न कर रही हो, ऐसा ही लिख लीजिए, जब कोई नीचे की संस्था अपना काम ठीक न कर रही हो तब जारी कराया जाता है परमादेश। अगला है प्रतिषेध का मतलब होता है आप वो काम ना करें जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ठीक है। इसका मतलब है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम ना करें, ये 3 हुए। अब हम चौथे की बात करते हैं। चौथा है उत्प्रेषण, इसको ऐसे ही लिख लेना आप। उत्प्रेषण का मतलब है रुक जाओ, ठीक है, इसका मतलब है रुक जाओ। इसमें जो ऊपरी न्यायालय है वो किसी केस को अपने पास मंगा लेता है। 5वां है उत्प्रेषण के बाद 5वां है अधिकार रक्षा लेख, इसे मिटा के यहीं पे कर देते हैं, ये है अधिकार रक्षा लेख। इसका मतलब है आपका अधिकार क्या है, इसका मतलब है जब कोई व्यक्ति या कोई संस्था ऐसा कार्य करने लगे कि जो और उस व्यक्ति को हटा दे जो उस काम को करने के लिए बिठाया गया है, तो उस व्यक्ति को से पूछा जाता है, संस्था से पूछा जाता है कि आपका अधिकार क्या है, आप किस अधिकार से इस काम को कर रहे हैं। चलिए ये बात खत्म हो गई। यहाँ से हम लोग आगे बात करते हैं निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत आता है। देखिए निजता का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 21 के तहत आता है। वैसे भी अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या है, ऐसा अधिकार किसी भी व्यक्ति के प्राणों को छीना नहीं जा सकता। यदि कोई किसी को मार देगा तो उसे सजा दी जाएगी,
किसी के प्राणों को नहीं मार छीन सकता है और हर व्यक्ति को दैहिक स्वतंत्रता होगी। ये दिया गया है अनुच्छेद 21 में। एक और है अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 21 में है अनुच्छेद 21 में है 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। तो क्वेश्चन आता है, क्या शिक्षा का अधिकार जो है भारत में मौलिक अधिकार है? बिल्कुल। अनुच्छेद ये है अनुच्छेद 21 के। ये कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया। ये लागू कब हुआ था? ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ये भी याद करना है कि जो शिक्षा का अधिकार है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, ये लागू कब हुआ था? तो यहीं पे आपको उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। अनुच्छेद 21 जो है एक बहुत बड़ा अधिकार है। इसकी व्याख्या के अंतर्गत निजता का अधिकार का मतलब है मुझे अपनी बातें गुप्त रखने का अधिकार होगा। उन बातों को कोई सार्वजनिक नहीं कर सकता है। यदि कोई सार्वजनिक करेगा तो उसको दंडित किया जाएगा। देखिए केशवानंद भारती का एक केस हुआ था। केशवानंद भारती के केस में बहुत सारे जजों ने मिलकर एक निर्णय दिया था सुप्रीम कोर्ट में, और इस निर्णय में कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है। तो केशवानंद, प्रश्न ये आता है किस वाद में मौलिक अधिकारों में संशोधन की बात कही गई थी? तो इसमें कहा गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। और इसी में कहा गया था मूलभूत ढांचे को बदले बिना। इसका मतलब ये हुआ है कि मौलिक अधिकारों को तो आप बदल सकते हैं, उनमें कोई परिवर्तन कर सकते हैं, उनमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन आता है कि मूलभूत ढांचा किस वाद में दिया गया था? तो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती के केस में दिया गया था। इसी में कहा गया था फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वह संशोधन की एक सीमा होगी कि उसके द्वारा जो संविधान का मूलभूत ढांचा है उसको परिवर्तित नहीं किया जाएगा। चलिए यहाँ से आगे क्या कहते हैं? अनुच्छेद 25। देखिए जो अनुच्छेद 25 है, अनुच्छेद 25 में जो आपके सामने अनुच्छेद 25 लिखा हुआ है, अनुच्छेद 25 में वैसे तो दिया है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, अर्थात वस्त्र पहन सकता है, पूजा अर्चना कर सकता है, उसे रोका नहीं जाएगा। अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसी में एक शब्द का प्रयोग हुआ है हिंदू। ये कई बार पेपर में आया है कि इस शब्द में जो हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया है, इसमें कौन कौन से धर्मों को शामिल किया गया है? तो आप लिख लीजिएगा, एक तो सिख धर्म को शामिल किया गया है, जैन धर्म को शामिल किया गया है और बौद्ध धर्म को शामिल किया गया है। ये इतना ही आपको जानना है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है जैसे जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है, बिल्कुल उसी प्रकार से प्रश्न आता है। अनुच्छेद 25 भी बता दिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अनुच्छेद 24 में क्या है, बड़ा प्रसिद्ध है। अनुच्छेद 24 में है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध का मतलब क्या तात्पर्य है? इसका मतलब है 14 साल से कम आयु के बच्चों को 14 से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कामों में, बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। बात करती है बच्चों के नियोजन से संबंधित है, इसी प्रकार से पूछा जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए मत देने का अधिकार।
और चुनाव लड़ने का अधिकार, क्या ये मौलिक अधिकार है? बिल्कुल नहीं है। ये मत देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार की श्रेणी में आता है। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक श्रेणी अधिकार की श्रेणी में आता है ये। आगे है सूचना का अधिकार कहां पर रखा गया है? तो सूचना का जो अधिकार है, सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 में, सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19 में रखा गया। अनुच्छेद 19 का अंग है सूचना का अधिकार। और इस अनुच्छेद 19 से हमको क्या क्या समझना है? अनुच्छेद 19 में कुछ स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 19 में लेकर बता देते हैं। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं। 6 स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं हैं। और ये किस प्रकार हैं? अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 इस तरीके से इन स्वतंत्रताओं को रखा गया है। कैसे? एक ए इसमें दिया गया है, अनुच्छेद 19(1) में दिया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तेजी से लिख देते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब बोलने की स्वतंत्रता है, कुछ लिखने की स्वतंत्रता, उस स्वतंत्रता को कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, सम्मेलन की स्वतंत्रता, इसमें बी है सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है, सम्मेलन की स्वतंत्रता मतलब बिना अधिकार, बिना हथियार आदि के आप सम्मेलन कर सकते हैं। सी संघ बनाने की स्वतंत्रता, याद रखना है, संघ बनाने की स्वतंत्रता। इसके बाद डी घूमने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता डी। ई बसने की स्वतंत्रता, बसना, कहीं भी जाकर आप बस सकते हैं, बसने की स्वतंत्रता। ई एफ और जी, जी में है कोई भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता ये हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन यहाँ पे रखा गया था। क्या रखा गया था? आपको याद आ रहा होगा, संपत्ति का अधिकार यहाँ पर रखा गया था। ठीक है, मिटा देते हैं। इस बात की खत्म हो गई, आप इसे लिख लेना। देखिए अनुच्छेद 29 और 30 में क्या दिया गया है? अल्पसंख्यकों के संरक्षण के अधिकार दिए गए हैं। इस बात का आपको विशेष तौर पर याद रखना है। अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये क्वेश्चन आता है, अल्पसंख्यकों के अधिकार कहां पर रखे गए हैं? अल्पसंख्यकों के अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 में रखे गए हैं। बता देते हैं 29 में क्या है? 29 में भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। लिख लीजिए, भाषा, लिपि और संस्कृति का अधिकार। ठीक है, वो बनाए रखने का अधिकार। कोई जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने के लिए कोई काम कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 में है कि जो अल्पसंख्यक हैं वो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार होगा अल्पसंख्यकों को। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? अनुच्छेद 29 और 30 किसके अधिकार हैं? अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं। बहुत पूछा जाता है ये पेपरों में, अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं। जरा नोट करते रहिएगा, नोट बनाते रहो, इन्हें रटते रहना, इन्हें याद भी करते रहना, बहुत मदद करेंगे। प्रश्न केवल यहीं से बनता है, ये नोट्स आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। इनकी स्पेशलिटी नोट्स की केवल यही है कि यहीं से पेपर बनेगा आपका। हम कोई चीज़ का एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दे रहे हैं, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर आ जाइए, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसके कुछ अधिकार होते हैं। तो मैं बता देता हूँ, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार व्यक्ति के कौन कौन से अधिकार होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 22 में दिए गए गिरफ्तार व्यक्ति के क्या क्या अधिकार होंगे। पहला अधिकार होगा उसको गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है, जानने का अधिकार है पहला अधिकार। 3 अधिकार होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कोई भी पुलिस भी गिरफ्तार कर लेते हैं तो उसके 3 अधिकार होते हैं कि मुझे ये बताओ मुझे किस लिए गिरफ्तार किया गया है। दूसरा अधिकार होता है वकील करने का अधिकार, वकील करने का
अधिकार, तो वो व्यक्ति कोई वकील कर सकता है, ये अधिकार उसे दिया जाएगा। तीसरा है 24 घंटे के भीतर ठीक है कोर्ट में पेश करें, उसे कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए, कोर्ट में पेश करें। ये 3 अधिकार होते हैं गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिया हुआ है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब जो कानून है, कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। इसमें दिया गया है विधि के समक्ष समानता। बात खत्म हो गई। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अभी बात की है कौन कौन सी स्वतंत्रताएं होती हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं। यदि आपको याद हो गई हो तो वीडियो को पॉज करिए, बिना देखे मुझे लिख कर भेजिए, मुझे पता भी चल जाएगा कौन बच्चा ये काम कर पा रहा है। चलिए इसे मिटा देते हैं यहाँ से। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अभी बात किया है, 14 भी हो गया है, 19 भी हो गया है। देखिए समानता का अधिकार कहां से कहां तक रखा गया है, तो उसका उत्तर है समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक रखा गया है। अभी हमने बात की थी 6 प्रकार के अधिकार में, पहला है समानता का अधिकार। देख लेते हैं 14 में क्या रखा गया है। 14 में दिया गया है विधि की समक्ष समानता। 14 में विधि के समक्ष समानता। 15 में दिया गया है ठीक है धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आप ये चीज लिख लेना, हम बात कर रहे थे समानता के अधिकार के बारे में। और देखिए 16 में क्या दिया गया है। 16 में दिया गया है, सीधी सी बात है, अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में दिया गया है अवसर की समानता। 17 में दिया गया है, 17 में दिया गया है छुआछूत का अंत। 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। अब देखिए मैंने इसकी भी व्याख्या कर दी, उपाधियों का अंत। कभी कभी पेपरों में पूछा जाता है कि शिक्षण, नौकरी की अवसर की स्वतंत्रता का मतलब है, यहाँ पर आप लिखना पड़ेगा नौकरी की स्वतंत्रता। जो आप नौकरी देख रहे हैं वो इसी अनुच्छेद के तहत देख रहे हैं। भेदभाव की नस्ल आदि के आधार पर देखिए 15 में, ये 15 जो है इसी के आधार पर शिक्षण संस्थानों में SC ST आदि को एडमिशन का रिजर्वेशन याद रखना, ये पढ़ने से संबंधित है कि जो शिक्षण संस्थान है उनमें SC ST को रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसी बहुत बार पूछा जाता रहता है, इसलिए मैंने इसका उल्लेख कर दिया है आपको। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 352 में दिया गया है कि अगर अनुच्छेद 352 अर्थात अनुच्छेद 352 का मतलब है राष्ट्रीय आपात के दौरान भारत के राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं। बात खत्म। कौन निलंबित कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकते हैं। कब निलंबित कर सकते हैं? जब अनुच्छेद 352 लगाओ। देखो अनुच्छेद 20 है दो सिद्धि के संबंध में दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें जरा आप देख लीजिए कि अनुच्छेद 20 में क्या क्या दिया हुआ है, मैं बता देता हूं 1 मिनट के अंदर। अनुच्छेद 20 में ठीक है, देखिए पहला क्या दिया है, दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण लिख लेना। अनुच्छेद 20 में है दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। पहली बात तो है कि किसी व्यक्ति को जो सजा दी जाएगी ठीक है, उस समय के कानून के आधार पर ही सजा दी जाएगी। ठीक है, ये है सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी। पहली बात हो गई। इसमें जो दूसरी बात आपको जाननी है, कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, दोहरे दंड पर रोक बोलते हैं इसे, दोहरे दंड पर रोक। तीसरा है किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो व्यक्ति को अपने खिलाफ साक्ष्य
देने को मजबूर नहीं किया जा सकता। बात खत्म हो गई। चलिए समझ लीजिएगा इसको, आगे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अनुच्छेद 20 हो गया। देखिए एक और दिया है यहाँ पर, बड़ा प्रसिद्ध क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 33। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? अनुच्छेद 33 9वां क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया गया है, ठीक है, संसद, इसका मतलब क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। संसद जो है, संसद सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को छीन सकती है, मौलिक सशस्त्र बलों के अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। बात खत्म। सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों से संबंधित है अनुच्छेद 33। देखिए और आगे बढ़ जाते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ दी गई है? अनुच्छेद 19 में, जो क्लॉज ए है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही अंग है प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 में निहित है प्रेस की स्वतंत्रता। चलिए आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। देखिए अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों की बात की गई है, जिसमें कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है, ठीक। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ये भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है तथा ये भी 5 प्रकार की रिट जारी करता है। संपत्ति का अधिकार किससे समाप्त किया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त किया गया था। और यहाँ पर दिया गया है कौन से भाग में रखे गए हैं मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार रखे गए हैं भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक। अभी दिया है रिट जारी कौन कर सकता है? अभी बात किया, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है तथा हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, पहले ही सभी को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। ये कहा गया मौलिक अधिकारों को कौन लागू कराता है? देखिए ये इससे अलग कोई क्वेश्चन सही नहीं होगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों मौलिक अधिकारों को लागू करा सकते हैं। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? देखिए मौलिक अधिकार लिए गए हैं यूएसए के संविधान से। और बहुत सारी बातें तो हम इसके बारे में आपके साथ कर भी चुके हैं, ठीक है। और बहुत सारी बातें तो हम इसके बारे में कर ही चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में लिखवा देता हूँ। कुछ अनुच्छेद रह गए हैं जिनके बारे में मुझे लिखवाना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 में लिखना है बलात् श्रम निषेध है। बलात् श्रम का मतलब है आप किसी से फोर्सफुली मजदूरी नहीं करा सकते, बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, दास प्रथा को खत्म किया जाएगा। और बच्चों की और महिलाओं की और पुरुषों की खरीद फरोख्त वस्तुओं की तरह नहीं की जा सकती। ये अनुच्छेद 23 का ही अंग है। 24 में लिखवा चुका हूँ। 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। 26, ठीक है, 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। 26 है किसी भी धर्म, कोई भी जो धर्म है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसमें बेसिकली आप लिख लीजिएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसमें दिया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। 27 में दिया गया है धार्मिक कार्यों के खर्च पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्यों के खर्च पर टैक्स नहीं लगेगा, बस, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 28 की बात हम लोग कर रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के बारे में कहा गया है। शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की बात की गई है। 29 भी हम कर चुके हैं, अभी अल्पसंख्यकों के संबंधित है, इससे संबंधित है। 30 भी हम कर चुके हैं, 31 भी हम कर चुके हैं। यहाँ पर मौलिक अधिकार रखे गए थे, संपत्ति का अधिकार रखा गया था जो कि पहले मौलिक अधिकार होता था, अब उसको खत्म करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 30 क्लॉज 1 में रखा गया है। 30 भी रख दिया हमने, 30 भी कर लिया, 32 भी कर लिया है। एक रह गया है अनुच्छेद 13। अब देखिए अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 13 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अनुच्छेद 13 क्लॉज 2
अनुच्छेद 13 क्लॉज 2 में के द्वारा 2 काम किए गए हैं। एक तो मौलिक अधिकारों की रक्षा, 2 काम है इसके, मौलिक अधिकारों की रक्षा इसके द्वारा की गई है, और एक किया गया है संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया गया है, संविधान की सर्वोच्चता की स्थापना। इसका जो मूल भाव है वो ये है। अब इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया गया है कि यदि विधायिका कोई भी ऐसा कानून बनाएगी जो मौलिक अधिकारों को न्यून करता है, कम करता है, मौलिक अधिकारों को छीनता है, तो न्यायपालिका अर्थात कोर्ट उसे शून्य घोषित कर देगा। अब क्या मतलब है, इसको कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, न्यायिक पुनः अवलोकन का अधिकार। इसका मतलब है जो भी कानून बनाया जाएगा उसका पुनः अवलोकन किया जा सकता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, ये भी आपको याद रखना है, जुडिशियल रिव्यू। और इसमें क्या दिया गया है मैं बता देता हूं, कोई कानून जो मौलिक अधिकारों जो मौलिक अधिकारों को न्यून करे, शून्य होगा, अर्थात जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाएगा वह शून्य होगा। बात खत्म हो गई। अनुच्छेद 13 भी मैंने बता दिया मित्रों। आज की वीडियो खत्म हो गई। मैं दोबारा से बता देता हूं कि ये वीडियोस बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इन वीडियोस के नोट्स बनाइए, इंपॉर्टेंट तथ्यों के रूप में है ये। केवल उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो पेपर में आते हैं, बाकी कोई चीज को शामिल नहीं किया गया है। मेरा यकीन आपको करना होगा। अगर आप नहीं यकीन करेंगे तो आपको उतना फायदा नहीं मिल पाएगा जितना कि उन बच्चों को मिल पाएगा। वीडियो को खत्म करते, हिंदुस्तान जिंदाबाद।